नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां, जिनमें विद्यार्थियों हमने अनुसूची 7 तक अध्ययन कर लिया है और आज पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची। अनुसूची और अनुसूची कौन सी रहेगी विद्यार्थियों? 8वीं। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। अगर विद्यार्थियों बात करें, मूल संविधान में 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या 14 थी और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। तो अगर अपन बात करें इसकी, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाएं, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाएं थी विद्यार्थियों कितनी? 14 थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अगर आपसे पूछे तो विद्यार्थियों इनकी यह संख्या रहेगी 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22। यानी जब संविधान बना था अनुसूचियों की संख्या 8 थी और 8वीं अनुसूची में 14 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची की अगर अपन बात करें तो भाषाओं की संख्या है 22। अब विद्यार्थियों इससे आगे अगर अपन बात करें कि 15वीं भाषा कौन सी थी, तो सबसे पहले बात करेंगे 15वीं भाषा। 15वीं भाषा की बात करेंगे। और ये जो 15वीं भाषा है ये कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा 21वीं संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। तो सिंधी कौन सी हुई विद्यार्थियों? सिंधी हो गई 15वीं भाषा के रूप में आती है सिंधी। अब अगर अपन बात करें कि इसके अलावा फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं? 16वीं भाषा, 17वीं भाषा, 18वीं भाषा। और इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना, नमक। नमक जानते हो ना? हाँ, क्या याद रखेगी ट्रिक? इनकी ट्रिक रहेगी विद्यार्थियों नमक। क्या रहेगी? नमक। न से नेपाली कौन सी आएगी? नेपाली। मैं से मणिपुरी, मणिपुरी। और कैसे कोंकणी। कौन सी भाषा आएगी? कौन सी भाषा आएगी विद्यार्थियों?
कोंकणी। तो कितनी भाषाएं जुड़ी है? 3 भाषाएं जुड़ी है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और ये जुड़ी कौन से संविधान संशोधन द्वारा है? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई है 3। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ? 1992 में हुआ था। तो ये 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषाएं जोड़ी गई है 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इससे आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अपने भाषा नंबर 19, 20, 21 और 22। 19वीं भाषा, 20वीं भाषा, 21वीं भाषा, 22वीं भाषा। इनकी बात हो रही। अगर हम इनकी बात करें 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, तो एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, BDMS। BDMS। बी से क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? बोडो। डी से बन जाएगा डोगरी। और एम से बन जाएगा मैथिली। मैथिली। और एस से बन जाएगा संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़कर पहले 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या अगर आपसे पूछे तो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं मानी जाती। यह है भाई। अब ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? ये अगर अपन बात करें ऐसे सरलता से देखना चाहिए तो आप बताइए 21 और 71 कितने होते हैं? 92 होते हैं क्या? हाँ, तो ये 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये जोड़ी गई थी। तो ये भाषाएं 15वें नंबर पर आएगी सिंधी, 16वें पे नेपाली और 17वें नंबर पर आएगी मणिपुरी, 18वें पे आएगी कोंकणी, 19वें पे आएगी बोडो, 20वें पे आएगी डोगरी और 21 पर आएगी मैथिली और 22 पे क्या आएगी? संताली भाषा आएगी। ये 22 भाषाएं हैं। अब देखो इन 22 में यानी 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है विद्यार्थी। कौन सी भाषा का? हाँ, 8वीं अनुसूची में किसका? अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं मिलता है। ये एक तो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि कौन सी भाषा का उल्लेख 8वीं में नहीं मिलता है। तो अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं मिलता है। इसके अलावा इनमें से ये जो 22 है इनमें से 6 शास्त्रीय भाषाएं, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषाएं। 6
शास्त्रीय भाषाएं। विद्यार्थियों 6 शास्त्रीय भाषाओं की अगर अपन बात करें तो कौन कौन सी होगी? एक हो गई, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। ये हो गई कितनी? 6 शास्त्रीय भाषाएं। अगर अपन बात करें शास्त्रीय भाषा में आएगी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। ये 6 भाषाएं शामिल है। एक तो आएगी विद्यार्थियों कौन सी? संस्कृत, एक आएगी तेलुगु, एक आएगी तमिल भाषा, और इसके अलावा आएगी विद्यार्थियों कन्नड़, मलयालम और एक आएगी ओडिया। एक आएगी ओडिया भाषा। ये 6 भाषाओं को क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषाओं के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों के निम्न में से अनुसूची 8 में वर्णित शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। ऐसी भाषाएं जो बार बार क्या कर रही है? इसमें शामिल होने का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। तो कौन कौन सी? एक तो राजस्थानी भाषा है, एक भोजपुरी है और एक है भोंटी भाषा। कौन सी है? 3 भाषाएं ऐसी है। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं। 3 भाषाएं ऐसी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल होने का प्रयास कर रही है। प्रयास कर रही है। अब 3 भाषाएं कौन कौन सी है? एक प्रयास, 2 प्रयास और ये 3 प्रयास। कितने प्रयास हो गए? 3। पहला प्रयास राजस्थानी का कर दें। एक तो राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास है। एक है भोंटी और एक कौन सी रहेगी? भोजपुरी। ये 3 भाषाएं प्रयासरत है। राजस्थानी भाषा को 8वीं में शामिल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि राजस्थानी भाषा का कोई व्याकरण नहीं, स्पष्ट व्याकरण लिखा हुआ नहीं है। जैसे हिंदी का व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है, वैसे राजस्थानी भाषा का भी एक क्या होना चाहिए? व्याकरण होना चाहिए। तो उसी अभाव में अभी इससे शामिल नहीं कर रहे हैं। इसकी पुरजोर तरीके से मांग उठाई जा रही है। हाँ, भोजपुरी यही है। भोजपुरी। हाँ, ध्यान देना इसमें आगे। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा के व्याकरण निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया। राजस्थानी भाषा के व्याकरण निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का विद्यार्थियों अगर अपन अध्यक्ष पूछे तो उस समिति का अध्यक्ष है ओकार मल। कौन है?
ओकारे मल। इस समिति का अध्यक्ष है ओकारे मले लाखावत, कह सकते हैं, या ओकार मले, याद रख लेना, लखावत आता है, लखावत, ओकार मल लखावत है। और ये विद्यार्थी कहाँ के रहने वाले हैं? ये नागौर जिले के ही रहने वाले हैं, जिसने राजस्थानी भाषा के व्याकरण निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया। देखो, राजस्थानी भाषा में शब्दों की कोई कमी नहीं है, शब्द खूब है शब्दकोश में, परंतु इसका एक निश्चित कोई व्याकरण नहीं होने के कारण इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। यदि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल गई तो हमारे ये संस्कृत इतना कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर राजस्थानी और हिंदी, समझ पाए मेरी बात? तो ये जानकारी थी 8वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी विद्यार्थियों। अब बात करेंगे अनुसूची 9वीं। नौवीं अनुसूची। पहला क्वेश्चन तो एग्जाम का यह आता है कि ये कब जोड़ी गई, क्योंकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? कितने थे? 8 थी क्या मूल में? और वर्तमान में 12। 9वीं कौन सी होगी? कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची कब जुड़ी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 8वीं, ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं। ये किससे संबंधित थी? हाँ, ये थी भूमि सुधार से संबंधित कानून। भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का इसमें विद्यार्थियों क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब ऐसी मान्यता है कि यदि किसी विषय से संबंधित कानून बनाकर अनुसूची 9 में डाल दिया तो उस कानून की न तो जांच हो सकती, न ही समीक्षा हो सकती, और न ही उसके क्या की जा सकता है, समाप्त किया जा सकता। पहले ऐसा प्रावधान था। 1951 से 1973 तक प्रावधान था कि यदि कोई भी विषय पे कानून बना के अनुसूची 9 में डाल दिया तो उसमें न्यायालय भी किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता था। न उस कानून की जांच होती है, न समीक्षा होती है, न ही उसको समाप्त किया जाता था। ऐसी प्रावधान थी कौन सी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में अब इसमें आप लिखना 9वीं अनुसूची। यदि कोई कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, यदि कोई कानून बनाकर, यदि कोई कानून बनाकर 9वीं
अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसे कानून की न तो जांच होगी और न ही समीक्षा होगी और न ही समाप्त किया जा सकता, समाप्त ही किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था है। मान लीजिए कोई कानून बनाया, अनुसूची 9 में डाल दिया, तो उस कानून में न तो कोई जांच होगी और न समीक्षा होगी और न ही उसे समाप्त किया जा सकता। विद्यार्थियों, ये जो व्यवस्था थी ना, ये 1951 से 1973 तक चली थी। यह व्यवस्था 1951 से 1973 तक चली थी। यह व्यवस्था कब तक चली थी? 1973 तक ही चली थी। इसके बाद में क्या होता है विद्यार्थियों? इसके बाद स्थितियां इस प्रकार बन पाती है कि एक वाद आता है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद, और सुप्रीम कोर्ट में ने इस पर 24 अप्रैल 1973 को फैसला सुनाते हुए संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि यदि 9वीं अनुसूची में डाला हुआ कानून, ऐसा कानून जिसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया और वो संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो उस पे जांच भी की जा सकती है, समीक्षा भी की जा सकती है और ज़रूरत पड़ी तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। ये बात कहा था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में, और ये फैसला दिया था 24 अप्रैल 1973 को फैसला दिया था। केशवानंद एक, अगर अपन बात करें तो ये एक महंत था। केशवानंद क्या था? एक महंत था, अपन संत भी कह सकते हैं। केरल का, केरल मठ का एक महंत था केशवानंद। तो इसका मामला था ये, और इस मामले में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी जिसमें 13 न्यायाधीश थे। यानी अब तक की सबसे बड़ी जो पीठ थी वो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद पीठ थी, जिसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश शामिल हुए थे। ऐसी जानकारी है। तो ये व्यवस्था जो है, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान के मूल ढांचे का यदि उल्लंघन करोगे तो ऐसे कानूनों को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो राजनेताओं और लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप हमारे को ये तो समझा दीजिए कि मूल ढांचे में शामिल क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे में शामिल है वो हमारे को पता है क्या है या क्या नहीं है, यह हम आपको बाद में बताएंगे, परंतु आप कानून बनाओ, हम तुरंत कह देंगे कि ये मूल ढांचे से संबंधित है या मूल ढांचे में परिवर्तन होने जैसी वाली बात है, तो हम तुरंत उस पर क्या लगा देंगे? रोक। न तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ये बताया कि संविधान के मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहते हुए अपनी बात मनवा ली कि मान लीजिए आप कानून बनाओ, यह हमारे को पता है कि ये मूल ढांचे में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हमारे को लगेगा कि मूल ढांचे में क्या हो रहा है? परिवर्तन, तो हम कानून को रद्द कर देंगे। ये बात हुई थी इसमें। तो अभी तक भी
मूल ढांचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कोर्ट ने ये बात कहते हुए अपना बचाव कर लिया कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है ये हम अब नहीं बताएंगे, आप कानून बनाओ, हमारे को पता है, हमारे को ये लगेगा कि मूल ढांचे में क्या हो रहा है परिवर्तन, तो हम उस कानून को रद्द कर देंगे और वही व्यवस्थाएं चल रही। तो इसमें और क्या होता है घटनाक्रम, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केरल राज्यवाद। अगर केशवानंद के बारे में पूछे तो ये केरल मठ के क्या थे, महंत थे, जमीन से संबंधित मामला था इनका। और केशवानंद भारत के राज्य, और इसमें अगर अपन बात करें ये कब का है तो 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था इस पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को फैसला देते हुए संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि यदि कोई ऐसा कानून जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है और वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है और वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो, संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून की जांच, समीक्षा व समाप्त भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून की जांच, समीक्षा कर सकता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो समाप्त भी कर सकता है। क्या पड़ी विद्यार्थियों? यदि आवश्यकता
पड़ी तो समाप्ति भी कर सकती, ये बात की। अब ये जो विद्यार्थी व्यवस्था थी ये 73 से कब तक चली है? हाँ, ये व्यवस्था 73 से 2000 तक चली। ये जो व्यवस्था थी ना, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई ऐसा कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दो और वो संविधान के मूल ढांचे के क्या है, विरुद्ध है, तो हम उसकी जांच भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उसे समाप्त भी कर देंगे। तो 9वीं सूची के कानून को वापस रद्द करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। पहले क्या था कि 9वीं सूची में जो भी विषय डाल दिए, जो भी कानून डाल दिए, उनमें कोई सुधार नहीं होगा। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आप ऐसा कानून बनाओ, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, परंतु वो संविधान की मूल ढांचे के क्या है, विरुद्ध है, तो ऐसे कानून की हम जांच भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो उसे समाप्त भी करेंगे। यह व्यवस्था कब तक चली? यह व्यवस्था 1973 से 2000 तक। ये व्यवस्था विद्यार्थियों कब से कब तक चली? 1973 से 2000 तक ये व्यवस्था चली थी। कब तक चली थी? 73 से 2000 तक। अब 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून का पुनरावलोकन कर सकता है। कैसा भी कानून हो, सभी प्रकार के कानूनों का पुनरावलोकन कर सकता है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सभी प्रकार के कानूनों की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? पुनरावलोकन कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सभी प्रकार के कानूनों की सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन कर सकता है, यानी जांच भी कर सकता है। ऐसी मान्यता है इस कानून। पहले इसमें 13 विषय थे, यानी पहले इसमें कितने कानून थे? प्रारंभ में 13 कानून थे। प्रारंभ में इसमें 13 कानून थे। वर्तमान में 284 कानून है इसमें। वर्तमान में इसमें कितने कानून है विद्यार्थियों? और ये मामला है किससे? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित कानून, यानी भूमि सुधार संबंधी कानून है 9वीं अनुसूची, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब ये जो पुनरावलोकन है ना सुप्रीम कोर्ट, ये 1973 के बाद के मामलों का पुनरावलोकन कर सकता है। 1973 से पहले के
जो भी कानून है उनमें पुनरावलोकन नहीं कर सकता। ये भी एक लाइन लिखो। 1973 से पहले के कानूनों का पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये अपनी कौन सी अनुसूची हुई? 9वीं अनुसूची हो गई। और अब अगली अपनी आएगी 10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची, और ये थी कैसे लागू हुई? 52वें संविधान संशोधन। कब लागू हुई विद्यार्थियों? 52वें संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। और 10वीं अनुसूची में विद्यार्थियों है क्या? यह है दल बदल से संबंधित कानून। दल बदल से संबंधित कानून। विद्यार्थियों आगे ध्यान देना, इसमें अगर बात करेंगे दल बदल से संबंधित कानून की, अगर दल बदल से संबंधित अपन कानून की बात करें तो इनमें क्या होता है? कई बार क्या होता है, उम्मीदवार चुनाव में नामांकन पत्र भरता है किसी पार्टी के सिंबल पर, और चुनाव में यदि हार गया तो हार जाने के बाद बीजेपी का चाहे कांग्रेस में चला जाए, चाहे कांग्रेस का बीजेपी में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आम आदमी पार्टी में चला जाए, आरएलपी में चला जाए, कोई भी व्यक्ति चुनाव में यदि हार गया और उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु मान लीजिए किसी भी पार्टी के सिंबल पर व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और उस पार्टी के सिंबल के कारण व्यक्ति को क्या मिल गई? जीत मिल गई। और जीत मिलते ही वो दूसरी दल या पार्टी है उसको क्या कर लेता है? ज्वाइन कर लेता है। इससे संबंधित सिस्टम है क्या? यह दल बदल संबंधी कानून। अब दल बदल संबंधी कानून में अगर अपन बात करें तो ये जो कानून है इसमें क्या है? 1/3 सदस्य एक दल के दूसरे दल में यदि चले जाते हैं तो वो दल बदल मान्य है। परंतु 1/3 से ज़्यादा सदस्य यदि किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो वो दल बदल मान्य नहीं होगा। यानी 100 में से 33 सदस्यों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो दल बदल है। मान लीजिए 35 या 36 या 40 व्यक्तियों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो दल बदल मान्य नहीं होगा। तो ये है दल बदल से संबंधित कानून। फिर इस कानून में इसकी जो संख्या बढ़ा करें आगे चल के 2/3 कर दी, यानी 1/3 सदस्यों के स्थान पर 2/3 सदस्य यदि एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो दल बदल मान्य होगा। यदि इससे ज्यादा चले जाते हैं तो दल बदल मान्य नहीं होगा।
ध्यान देना विद्यार्थियों, दल बदल से संबंधित कानून। देखो 10वीं अनुसूची में है और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित कानून है। तो इसमें आप लिखना, यदि किसी दल के 1/3 सदस्य, यदि किसी दल के 1/3 सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो वह दल बदल मान्य होगा। दल बदल क्या होगा विद्यार्थियों? मान्य होगा। यदि 1/3 से अधिक सदस्य एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो वो दल बदल मान्य नहीं होगा। यदि 1/3 से अधिक सदस्य, यदि 1/3 से अधिक सदस्य एक दल छोड़कर, एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं, चले जाते हैं, तो वह दल बदल मान्य नहीं होगा या माना नहीं जाएगा। यदि कोई भी पार्टी है, मान लीजिए उसमें कितने कैंडिडेट है, कितने सदस्य है? 100 है। 100 में से 1/3 लगभग 3.33% होता है। ये यदि छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो दल बदल क्या होगा? मानने की वास्तव में दल बदले कर लिया। अब मान लीजिए 33.100 के स्थान पे 50 सदस्य, कितने? 50 सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी या दल में जाकर मिल जाते हैं तो ये दल बदल मान्य नहीं होगा। ऐसा है। अब विद्यार्थियों आगे ध्यान देना, अब आगे चल के इस नियम में क्या किया गया? परिवर्तन। फिर इस नियम में परिवर्तन किया गया। अब परिवर्तन कब किया गया विद्यार्थियों? ये परिवर्तन किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में, यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 में। ये व्यवस्था बदली कब है? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। फिर यह नियम में क्या किया गया? परिवर्तन। और 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि 1/3 सदस्यों के स्थान पे 2/3 सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो वो दल बदल क्या होगा? मान्य होगा। यदि
2/3 से अधिक सदस्य एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो वो दल बदल क्या होगा, मान्य नहीं होगा या बदला हुआ नहीं समझा जाएगा। विद्यार्थियों अगर अपन बात करें दल बदल से संबंधित ये जो निर्णय लिया जाता है वो संबंधित सदन का सदस्य यदि कोई दल बदल करता है तो ये निर्णय उस सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है कि ये दल बदल है या नहीं है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दल बदल का निर्णय कौन करता है, तो दल बदल का निर्णय करता है, मान ली लोकसभा सदस्य ने दल बदला है तो लोकसभा अध्यक्ष उसका निर्णय करेगा कि इसने जो पार्टी बदली है वो दल बदल है या नहीं है। ठीक है, फिर इस नियम में परिवर्तन किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003। 1/3 सदस्यों के स्थान पर 2/3 सदस्य, 1/3 के स्थान पर 2/3 सदस्य यदि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो वह दल बदले माना जाएगा या मान्य होगा, माना जाएगा। यदि 2/3 से अधिक सदस्य एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं तो वो दल बदल मान्य नहीं होगा। यदि 2/3 सदस्यों से अधिक सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो वह दल बदल मान्य नहीं होगा। वह दल बदल क्या नहीं होगा विद्यार्थियों, मान्य नहीं होगा। वह दल बदल मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि दल बदल का निर्णय कौन लेता है, उसकी बात करेंगे। यही आता है एग्जाम में क्वेश्चन, दल बदल का अंतिम निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति, संबंधित दल का अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति। दल बदल का अंतिम निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। इसके अंडरलाइन कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दल बदल का अंतिम निर्णय कौन करता है कि ये दल बदल हुआ है या नहीं हुआ है। अब मान लीजिए राजस्थान में बसपा की 6 सीटें थी, 6 के 6 टोटल जाके किस में मिल गए, कांग्रेस में मिल गए। तो बताओ इसमें दल बदल हुआ क्या, हुआ क्या? क्योंकि टोटल सीटें थी, टोटल के टोटल जाकर कहाँ मिल गए,
कांग्रेस में मिल गई। अब मान लीजिए इनमें से 2 सदस्य, इनमें से मान लीजिए 3 सदस्य जाकर मिल जाते तो, और 3 नहीं मिलते तो दल बदल 2/3 का मतलब कितना होता है? दो बटा तीन, 2/3। तो आपको ध्यान देना है, इसमें से मान लीजिए बसपा के 6 विधायक थे, 6 के 6 कहाँ चले गए? कांग्रेस में। तो ये तो पूरे 100% चले गए, तो दल बदले इनका कोई मान्य ही नहीं हुआ। अब 1-2 पार्टी के लोग हो, मान लीजिए इनकी सदस्य कोई पार्टी है, उनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 है, और 20 में से यदि 10-12 सदस्य चले जाए दूसरे दल में, तो भी दल बदल मान्य नहीं होगा। जब 2/3 सदस्य जाए, वहां तक कि मान लीजिए 5 सदस्य चले गए, 20 में से कितने चले गए? 5 सदस्य चले गए, कितने में से? 20 में से, तो वो दल बदल मान्य होगा। दल बदल का अंतिम निर्णय कौन करेगा? संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति। मान लीजिए लोकसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, तो लोकसभा विधानसभा में तो कौन होता है? अध्यक्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद में कौन होता है? सभापति। वही दल बदल से संबंधित निर्णय करेंगे, अंतिम निर्णय। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अनुसूची 11 और 12, इसकी बात करेंगे। अनुसूची 11 और 12। अनुसूची 11 और एक कौन सी आएगी? अनुसूची 12। अनुसूची 11 और एक आ गई अनुसूची 12। ये कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर आपसे पूछे 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची अगर आपसे पूछे तो ये है 76वें यह 76वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यानी अपन कह सकते हैं कि 11वीं जो अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची 76वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। अगर अपन इसमें बात करें, ये 73वां संविधान संशोधन ये लागू कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन लागू, तो ये विद्यार्थियों लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। और ये जो 74वां संविधान संशोधन है ये होता है विद्यार्थियों लागू, अगर आपसे पूछे लागू अगर आपसे पूछे तो 1 जून 1993 को ये 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, पंचायती राज से। क्योंकि 11वीं अनुसूची बनी किससे? 73वां संविधान संशोधन, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। तो
तो पंचायती राज व्यवस्थाओं का संबंध कौन सी अनुसूची से है? 11वीं से। संविधान संशोधन पूछे तो 73वां संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और इसी 11वीं अनुसूची में आपसे विषय पूछे, क्या पूछे विद्यार्थियों? विषय पूछे, तो इसमें विषय रहेंगे कितने? 29 विषय रहेंगे। कितने विषय रहेंगे? 29 विषय रहेंगे। अगर अपन इसकी बात करें कि ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो विद्यार्थियों ये है नगरीय निकाय से। नगरीय निकाय से संबंधित है। ये किससे संबंधित है विद्यार्थियों? नगरीय निकाय से संबंधित है। और इसमें विषयों की संख्या पूछे तो विषयों की संख्या है 18। इसी 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या पूछे तो विषयों की जो संख्या है वो कितनी है विद्यार्थियों? विषयों की संख्या है 18। कितनी है? 18। विषयों की संख्या 18। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में विषय कितने? 29। और 12वीं अनुसूची में विषय पूछे तो संख्या है 18। कितनी है? 18 है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है तो 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन। 73वां 74वां दोनों जो संविधान थे ये 1992 में हुए थे। अब 73वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछे लागू तो ये होता है 24 अप्रैल 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू होता है। अपने विद्यार्थियों संविधान की जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। कंप्लीट 12 की 12 अनुसूचियों का आपने वीडियो बना दिया है। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।